मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को स्पीड दे रहे होंगे। ठीक है, आज इसी कड़ी में जीएस की कड़ी में हम आपको कराएंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक, भारत की भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद ही हम भारत के भूगोल को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि भारत के भूगोल से जो स्थिति और विस्तार दूसरे नाम से इसका चैप्टर उल्लेख है, तो इसे कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन है कि भारत जो नाम पड़ा है, भारत ये क्या है, कैसे नाम पड़ा है और कैसे इसे हम भारत कहते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से नाम हैं, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल में अगर हम ऋग्वैदिक सभ्यता के पहले की बात करते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता की ही बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले आर्यवर्त कहा जाता था या ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में वैदिक युग में अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो वहीं पर उल्लेख है कि एक जो है राजा सुदास था, सुदास, और ये भारत जन का था। जन मतलब होता है कि कुछ लोगों का एक समूह, उस जन का राजा था भरत, और इसके साथ में 10 अन्य राजाओं के युद्ध हुए थे। और कहां? परुष्णी नदी के किनारे। ठीक है, तो दास राग युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें राजा सुदास ने 10 मतलब जन को हराया था। मतलब उसमें 10 जन का मतलब होता है 5 आर 5 अनार मिल करके थे, उन्होंने लड़े थे, उनको हराया था। तो कुछ जो है इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, उस भारत जन, क्योंकि वो भारत जन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली था उस समय का, उसके नाम से पड़ा था। दूसरी चर्चा होती है वायु पुराण के संदर्भ में कि वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत, ठीक, उनके नाम से इसका जो है नामकरण किया गया है हमारे देश का कि भारत है। इसके अलावा और कुछ नाम थे, जैसे बौद्ध काल में भी इसको हम एक नाम देते हैं जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप इसको बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। और इसके अलावा रोमन वासियों ने इसको इंडिया कहा है। इंडिया क्यों कहा है, कैसे कहा है? क्योंकि उस समय की सभ्यता जो थी, वो कोई भी अगर रोमन वासी आता था, कोई भी जो है मध्य एशिया से आता था, तो सबसे पहले एक नदी पड़ती थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो नाम था वो सा नहीं बोल पाते थे, तो इंडू कहते थे। इंडू मतलब इंडू से सिंधु से इंडू हो गया, इंडू से इंडस हो गया। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन, इसलिए उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंधु को इंडस कहा और इंडस से बन गया इंडिया। दूसरी तरफ एक और पारसी थे, वहीं पास में ईरान पड़ता है, भारत के ही जो है पश्चिम में यहाँ पर ईरान पड़ता है। तो उसके बाद में पारसी भी ढेर सारे लोग हैं। हमारा देश तो सबकी स्थल ही रहा है। तो चीन जो ईरानी आए, पार्सियन कहते हैं, तो उन्होंने उनको जो है जो है सा नहीं आता था, सा, वो सा को हा कहते थे, तो हिंदू कहा, हिंदू। उन्होंने इंडू कहा, इंडस वैली, सिंधु को इंडू कहा, और इन्होंने हिंदू कहा, तो हिंदू से हो गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ईरानियों की देन, इंडिया रोमन वासियों की, अंग्रेजों की देन, आर्यवर्त ब्रह्मावर्त या भारत ये प्राचीन इतिहास की भारत की देन। ठीक है, तो आज हम लोग इसी भारत की चर्चा करेंगे, इसी इंडिया की चर्चा करेंगे, इसी जम्बूद्वीप की चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले बता दें कि अगर हम पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो पूरे ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। देखिए, ग्लोब को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसको कहते हैं 0 डिग्री GMT लाइन, 0 डिग्री देशांतर कह लीजिए, देशांतर। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को आधा कर देती है, आधा कर दे, ये पूर्वी भाग में बांट देती है और इसे हम पश्चिमी भाग कहते हैं। ठीक है, इस गोले को आधा करती है, इसलिए गोल आर्ध मतलब गोले का आधा, आधा गोला इधर, आधा गोला इधर। उसी तरह से एक 0 डिग्री बीच से निकाली जाती है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा, और ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भाग में। उत्तरी वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, और दक्षिण वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अपने भारत की स्थिति यहां पर है। ठीक है, यहां पर है, अर्थात कौन सी स्थिति होगी? ग्लोब में भारत की स्थिति पश्चिम और उत्तर, तो हम इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम, सॉरी, ये होगा पूरब, ये होगा पूरब और ये होगा उत्तर। तो उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में। अब देखिए, अगर हम ये अच्छा
अक्षांश रेखा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो हम इसके उत्तर की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है, बड़ा कंफ्यूजन होती है कि 8 डिग्री 4 मिनट से हम ऊपर जाएंगे तो क्या 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर ही बोलेंगे, और अगर हम यहाँ से बोलते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हम पूर्वी से पूर्वी ही बोले, मतलब यहाँ से पूर्वी से, ये पूर्वी गोलार्ध में ही होगा, ठीक है, पूर्वी देशांतर ही माना जाएगा। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत, वैसे हम कहें पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार इसका 7वां स्थान है, और इसका जो क्षेत्रफल है उसको भी याद करना है आपको, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है भारत का, और भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। इसके ऊपर 6 देश कौन कौन से हैं, इसको भी देख लीजिए। देखिए, एक है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, फिर है अमेरिका, फिर है ब्राजील, और फिर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरह से हम कहें भारत का 7वां स्थान है, और इसके पहले ये देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि हो गया, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बोलते हैं तो इसमें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या भारत में रहती है। अगर भारत को बात करते हैं तो जनसंख्या के अनुसार इसका दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है, और इसके ऊपर चीन है, आपको पता है जनसंख्या में सर्वाधिक चीन है, और इसके बाद कौन कौन से देश है, सिर्फ 5 नंबर तक और ध्यान रखिएगा, मतलब साथ साथ दोनों को याद करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बाद हमारे पास में दूसरा जो देश है वो है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बाद में फिर आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान ध्यान रखिएगा जनसंख्या में कम नहीं है, पाकिस्तान के बाद फिर आता है नाइजीरिया, नाइजीरिया अफ्रीकी देश है, ठीक है, और उसके बाद आता है बांग्लादेश, भारत के ही पड़ोसी हैं, बहुत जनसंख्या धारण करते हैं, और ये जनसंख्या जो है भारत की दूसरे नंबर पर ये है 17.5%, पूरे विश्व का 17.5% सिर्फ भारत में ही है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए अब भारत का नामकरण हो गया, और अब हम लोग जरा देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है, इसको कहेंगे भारतीय, भारतीय। अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो हम फ्लैशबैक में जाएंगे, प्राचीन इतिहास में जाएंगे, हम देखेंगे कि भारत से कट कट करके कौन से देश बने हैं। देखिए मैप आपका आपके सामने है, और अगर हम कहें तो पाकिस्तान 1947 में ही बटा था, तो ये पाकिस्तान एक देश भारत से ही निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में एक ये भूटान है, सॉरी नेपाल है, नेपाल ये भी इसी का भाग था, ये है भूटान, ये भी इसी का भाग था, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश ये भी इसी का भाग था, और ये है म्यांमार, म्यांमार तो ये भी इसी का पार्ट था। तो अगर आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से हैं जो है भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 देश इसके पड़ोसी हैं, और 2 देश और मिला दीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप को प्लस करके 2 देश और मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा दक्षिण एशियाई देशों का संगठन हो जाएगा। कौन कौन सा, एक श्रीलंका मिला दीजिए, श्रीलंका इसे, और यहां पर एक देश है नीचे जिसे आप कहते हैं मालदीव, ठीक। तो ये सब 8 हो जाते हैं, और 8 के समूह को हम कहते हैं दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशिया, ठीक है। तो
तो चलिए आज हम लोग इसी भारत की चर्चा करेंगे। मैप आपके सामने है, अब हम लोग देखेंगे जरा इसकी स्थिति क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत से दो रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अगर हम वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा करते हैं तो दो रेखाएं गुजरती हैं। एक को हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं IST लाइन, IST, जिसे आप कहते हैं भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत मानक समय, मानक समय। इनसे पूछा जाता है कि ये रेखाएं कौन कौन से राज्य से गुजरती हैं। आपने एक ट्रिक याद करी होगी, मित्र पर गमछा झाड़, खूब याद, बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको भी याद रखिएगा। हम लोग देखिए एक लाइन खींचते हैं जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, तो ये यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे 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 निकल जाती है। अब कौन कौन से राज्य हैं, एक देखिए यहाँ पर पड़ता है मिजोरम, एक यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा, एक यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा में कितने राज्य स्थित हैं, तो आप बताएंगे 8। कौन कौन से हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। यहीं पर एक रेखा और भारत का मानक समय भारत के एकदम बीचों बीच से निकाली गई है, जिसे 82.5 डिग्री आप कहते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये ऐसे आई हुई है, ठीक है, ऐसे आई है और ऐसे निकल रही है। अब देखिए इसमें भी एक राज्य ये पड़ता है, दूसरा राज्य ये पड़ता है, तीसरा राज्य ये पड़ता है, चौथा ये पड़ता है और पांचवा ये पड़ता है। अर्थात इसमें भी उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। अर्थात IST लाइन पर 5 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, नैनी के पास, इलाहाबाद के नैनी के पास से सबसे नजदीकी बिंदु माना गया है। और कर्क रेखा में कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये देखिए पाकिस्तान है, ये भारत है, इसके पहले यहाँ पर ये पड़ता है अफगानिस्तान, छोटी सीमा लगती है, बहुत छोटी सीमा है, यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है। और भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं टोटल 7 देशों से टच करती हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, जरा वो भी देख लीजिए। एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो गिन लीजिए जरा, एक हो गया, 2 ये इधर चीन है, 3 हो गया, 3 4 5 6 और 7। तो भारत जो है 7 देशों से सीमा बनाता है, 7 देशों से सीमा बनाता है। इसमें कई बार पूछा जाता है किस देश की सीमा सबसे बड़ी है और किसकी सीमा सबसे छोटी है। चलिए जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है। आंख मूंद करके आप लोग बताते हैं साहब ये यहां से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, तो चीन की सीमा तो सर्वाधिक बड़ी होनी चाहिए। तो चीन की सीमा सर्वाधिक बड़ी नहीं है मित्रों, इसमें सबसे बड़ी सीमा आती है बांग्लादेश की, ठीक है, बांग्लादेश पहले नंबर पर आता है। और ध्यान रखना इसमें पूरा का पूरा नेपाल कट हो जाता है, ये भूटान कट हो जाता है, इसलिए चीन की सीमा छोटी हो जाती है। तो भारत पहले नंबर, बांग्लादेश पहले नंबर पर सीमा बनाता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर चीन सीमा बनाता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है, चौथे नंबर पर नेपाल है, ठीक है, और 5वें नंबर पर म्यांमार है, 6ठे नंबर पर आप जानते हैं भूटान है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम जो है इसको कर सकते हैं। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो एकदम छोटा सा भाग है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्थलीय रेखा है, यहां से स्थल खंड शुरू हो जाता है, देश हैं, सभी देश हैं, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये इसकी लंबाई पूछी जाती है। तो भारत की अगर हम कहें कि स्थल खंड की लंबाई जो सीमा है, स्थलीय सीमा कहते हैं, स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है, इसको जब चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछा गया है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा
यहां से लेकर यहां से शुरुआत करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पूरा, और यहां से लेकर के ऐसे, ये 15,200 किलोमीटर है। इसी जगह पर पूछा जाता है। अब हमने आपको बता दिया सर्वाधिक सीमा किसकी है, ध्यान रखना। तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है, चौथे नंबर पर नेपाल है, पांचवें नंबर पर म्यांमार है। उसके बाद पूछी जाती है जलीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक किसकी है। अब जलीय टोटल सीमा है कितनी, ये देख लीजिए। अगर हम कहें स्थल खंड पे लगे हुए जल के भाग, जो जलीय सीमा है, तटीय सीमा इसी को बोलते हैं या जलीय सीमा बोलते हैं, तटीय, ठीक है। तो ये है 6100 किलोमीटर, ध्यान रखिए फिगर, ठीक है, कितनी है 6100 किलोमीटर। और इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक सीमा किसकी लंबी है, सबसे ज्यादा किसकी। मैं आपको बताऊं, आप गलत कर देंगे, आप पढ़े नहीं होंगे तो भी गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमाव करके पूछते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी सीमा किसकी होगी, तो आप बताएंगे गुजरात, ठीक है, गुजरात। कुछ लोग आंध्र प्रदेश बताएंगे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। कुछ लोग इसको बताएंगे, आंध्र प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। कुछ लोग महाराष्ट्र भी लगाएंगे। तो ध्यान रखना भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सतर्क रहना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है और लास्ट में कहीं अंडमान निकोबार दिया हुआ है, निकोबार किसकी सीमा लगती है, अगर बता दिया कि किसी राज्य की सीमा लगती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश की लगती है तो क्लियर है कि गुजरात पहले नंबर पर आएगा। और अगर ऐसे ही पूछ लिया कि सबसे लंबी सीमा किस जो है किसकी लगती है, किस राज्य की लगती है, और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो सबसे लंबी सीमा अंडमान की है। तो पहले नंबर पर अंडमान होगा, दूसरे नंबर पर गुजरात होगा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या होगा, तमिलनाडु होगा, और फिर महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद एक चीज और आती है कि हमने देखा सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, या हम कहें भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार और पूरब से पश्चिम में विस्तार क्या है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया, बहुत क्वेश्चन पूछा गया यहां से, जरा इसको ध्यान रखिए। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु भारत का, सबसे उत्तरी, अभी हम लोग सिर्फ स्थिति और विस्तार करेंगे, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और द्वीपों की चर्चा इसके अगले वाले वीडियो में होगी। सबसे उत्तरी बिंदु जिसे आप कहते हैं इंदिरा क्या कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल है। और इसका देखिए अगर हम कहेंगे तो ये उत्तर में है ना, अपना भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो यहां से उत्तर से ही शुरू होगा और उत्तर तक ही जाएगा, तो ऊपर का नीचे वाला अक्षांश कम होगा। तो ये अगर हम कहते हैं ये है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का जो अक्षांश है वो है 8.4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांश ऐसे ही मापे जाते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और कितने मिनट होगा, ये मिनट में ही कंफ्यूजन आपको होगा, यहाँ 4 है, ऊपर 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 37 है, अर्थात 7 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो वो इंदिरा कोल है और ये कन्याकुमारी है। अगर हम सबसे पश्चिमी भाग की बात करते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पर आपका एक बिंदु पड़ता है गुजरात में ये, और इसका जो देशांतरी विस्तार, देखिए ये तो अक्षांशीय विस्तार होगा। अगर हम ऐसे करेंगे ये तो सभी अक्षांश है, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये देशांतर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, और ये है ये लॉन्गिट्यूड और ये लेटीट्यूड। तो यहां पर अपना है, तो अब हम बोलेंगे ना कि ये जो देशांतर है, इतने देशांतर पूरब से इतने देशांतर पूरब तक, और वैसे ही हम इसके उत्तर जाएंगे तो बोलेंगे इतने उत्तरी अक्षांश से इतने उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार। तो हम लोग वही कर रहे हैं। गुजरात में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर राजहर क्रीक, ठीक है, और इसी का एक दूसरा नाम भी आता है, बहुत पूछा जाता है, कई बार अलग अलग नाम दिया गया, इसी को हम कहते हैं गुहार मोती या गुहार माता, ठीक है, गुहार मोती या
गोहार माता, अलग अलग नाम अलग अलग पढ़ते हैं, राजहकरी, दोनों को याद रखिएगा। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो जरा देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 68। 8 ये हो गया ना, 8 तो ये 68 आ गया, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। 68 डिग्री 7 मिनट से अब यहाँ पर क्या है 37 है ना, तो वहां पर अगला पॉइंट भी 37 क्या होगा 97 हो जाएगा। जितना इससे आगे बढ़ेंगे 3 बढ़ा, वैसे ही यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे और 7 कर देंगे। 3 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका इसकी जगह पर वो 7 ही 7 हो जाएगा। तो ये 68 से यहाँ पर होगा जो सबसे पूर्वी बिंदु भारत का है अरुणाचल प्रदेश में, जिसे आप कहते हैं किबीथू। किबीथू, ठीक है, क्या बोलते हैं किबीथू, अलग साफ साफ लिख लीजिए किबीथू। सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का किबीथू, और इसका जो विस्तार है वो कितने देशांतर तक है, वही हमने ठीक बताई ना, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब यहां से लेकर के अगर यहां तक की हम दूरी निकालते हैं तो ये दूरी भी कई बार पूछी गई, जरा याद रखिएगा। इंदिरा पोल ये यहाँ पर, और इससे लेकर के हम यहां तक की दूरी निकालते हैं। एक चीज यहां और ध्यान रखिएगा, यहां पर निकोबार द्वीप समूह में एक बिंदु पड़ता है जिसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। स्थलीय खंड से तो यही है 8.8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो वो आएगा निकोबार में पड़ेगा, और इसको 3 नाम से जानते हैं। एक आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है पिगमेलिन पॉइंट, पिगमेलिन, ठीक है, पिगमेलिन पॉइंट। इसी का एक और नाम है जिसे कहते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और जो आज की डेट में ये अभी गायब भी हो चुका है, इस समय पर दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि बेसिक जानकारी आपको हो गई है। अगर हम तटीय राज्यों की बात करते हैं, तटीय राज्यों की बात करते हैं तो जरा गिन लीजिए कितने हैं। गुजरात हो गया 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। अगर हम कहें तटीय राज्य भारत के कितने राज्य तटीय क्षेत्र में हैं या तटीय राज्य कितने हैं, तो आप बताएंगे 9 हैं। और अगर हम कहें कि कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आप कहेंगे 16 + 2। वर्तमान स्थिति चेंज हो चुकी है, तो इस समय पर आपके पास राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कोई बताएगा? ठीक है, राज्य हमारे पास में हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। आप कहेंगे साहब इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश तो 7 थे और अभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को और जोड़ दिया गया है, तो 7 2 9 होने चाहिए, 7 2 9 होने चाहिए, हमने 8 लिखा हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान रखना 26 जनवरी 2000 को, ठीक है, कब? 26 जनवरी 2020 को हमने दमन द्वीप को और दादरा नागर हवेली को मिला दिया है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है दमन है, दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। तो यहां पर एक बढ़ा, 2 बढ़े और यहां एक कम हो गया, तो एक ही तो प्लस होगा ना। तो इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इनकी एक एक की चर्चा करेंगे, एक एक की राजधानी के बारे में हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे, और कौन सा द्वीप कहां है इसकी चर्चा करेंगे। एक पॉइंट इसमें और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि कौन से राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात किसी अन्य देश से मिलते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? हमने कहा 16 है। 16 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला नंबर गुजरात का आता है, दूसरा नंबर राजस्थान का आता है, तीसरा नंबर पंजाब का आता है। राज्यों की पहले चर्चा कर लीजिए। चौथा नंबर हिमाचल प्रदेश का है, 5वां नंबर
उत्तराखंड का है, और छठा नंबर है उत्तर प्रदेश का, सातवां नंबर है बिहार का, आठवां नंबर है सिक्किम का, नौवां नंबर है पश्चिम बंगाल का, 10वां है असम का, 11वां है अरुणाचल प्रदेश, 12वां है नागालैंड, 13वां है मणिपुर, और 14वां है, मणिपुर के बाद ये क्या है, मणिपुर के बाद, मणिपुर के नीचे कौन सा है, ये है म्यांमार, 14वां, 15वां हो गया त्रिपुरा, और मेघालय हो गया 16वां राज्य। अर्थात 16 राज्य ऐसे हैं जो किसी अन्य या विदेश की सीमा से हैं या किसी अन्य देश की सीमा से हैं, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राज्य की सीमा बनाते हैं। और 2 राज्य ये हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो इस तरह से आपके पास में 16 प्लस 2 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित हैं। अब इसमें अलग अलग देशों की सीमा किससे मिलती है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर चीन की बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अब इसमें आप गिन लीजिएगा कि कितने कितने राज्यों की किससे मिलती है, कौन कौन सी सीमाएं किससे लंबी हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके आगे वाले वीडियो में हम और पूरा डिटेल में करेंगे और द्वीप और राज्यों की चर्चा करेंगे विद राजधानी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। प्लीज कमेंट जरूर करिए अगर आपको समझ में आता है। थैंक यू।